वेलकम टू सेवेंथ लेक्चर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। ये सेवेंथ लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको इक्वेशन सिखाया था। अभी ये क्वेश्चन रीड करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमेशा मैंने आपको बताया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर एट अ मैक्सिमम ऑफ अ प्राइस पर शेयर 180 रुपीज। 180 रुपीज मतलब अगर शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी 180 में बायबैक कर रही है तो 100 रुपीज उसका कैपिटल अमाउंट है, 80 रुपीज उसका प्रीमियम है। ठीक है, अभी यहाँ पे बी पार्ट में लिखा हुआ है इक्वेशन सॉल्व करो, जर्नल एंट्रीज पास करो और आफ्टर बायबैक हम लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का ये सम। इक्वेशन जो मैंने आपको इसके पार्ट 1 में सिखाया था, लेक्चर 7 पार्ट 1 में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके लिए अगर आपने नहीं देखा तो। अदरवाइज हम लोग ये सम कंटिन्यू करते हैं। ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी बनाया है। इसमें फर्स्ट ए पार्ट है 25% ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। क्वेश्चन में देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपीज, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने मैं लिख दूंगी 6 लाख। फिर सेकेंड हम लोगों को लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 2 लाख, लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, देन लिखा हुआ है एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जनरली वो रहते हैं जिनको यूज करके हम लोग बायबैक करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इन तीनों की टोटल करूं 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, आंसर आता है 7 लाख। तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं 7 लाख लिख दूंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम लोगों को देखने हैं कि क्या है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो असेट साइड दिखते हैं। असेट साइड लास्ट लाइंस में शेयर इश्यूड एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो, उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। असेट्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, दैट मीन्स हमारे ये क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, इन सबको टोटल करने के बाद हम लोगों को मिलेगा टोटल ओन्ड फंड, जिसका आंसर आएगा 15 लाख। ठीक है, ये तो टोटल ओन्ड फंड हो गया। मुझे क्या चाहिए, 25% ऑफ ओन्ड फंड। कोई नहीं, अगर 15 लाख का 25% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3,75,000। लिख दिया हम लोगों ने 3,75,000। हमारा बी पार्ट है मिनिमम ओन्ड फंड। मिनिमम ओन्ड फंड के अगर एक्सप्लेनेशन देख लें तो इसमें लिखा हुआ है ओन्ड फंड जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, रिपीट सेम लिख देंगे यहाँ पे 15 लाख। ठीक है, उसमें से हम लोगों को माइनस करना है 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट क्या होता है, जनरली जिसको हम लोग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, वो है डिबेंचर्स और लोनेबल कैपिटल। तो इसमें डिबेंचर्स का अमाउंट है 8 लाख, लोनेबल कैपिटल 8 लाख। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो आंसर आएगा 16 लाख। बट यहाँ पे मुझे लिखना है 50% ऑफ डेप्ट। यहाँ पे अगर 50% ऑफ डेप्ट लिखना है तो 16 का 50% आता है 8 लाख, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8 लाख। और अगर मैं 15 लाख में से 8 लाख माइनस कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा, 7 लाख। लिख देंगे आउटर कॉलम में 7 लाख। ठीक है, फिर लिखा क्या है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% कैसे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में सिर्फ हम लोगों को क्या लिखना है, ये 6 लाख रुपीज। फिर लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दो उसके फेस वैल्यू से, जो है ₹100। ठीक है, बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है ऑफर प्राइस से, जो है हमारा 180 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, 6 लाख मल्टीप्लाई विथ 25%, जो आएगा 1,50,000। इसको डिवाइड करना है मुझे 100 से, ये आंसर आएगा। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ऑफर प्राइस से, जो है 180। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2,70,000। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे आंसर आएगा 2,70,000।
ठीक है, थर्ड तक हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। फोर्थ जो हमारा डी पार्ट है उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल फॉर बायबैक, कितना मैक्सिमम हम लोग बायबैक कर सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है लीस्ट ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, ए क्या है 3,75,000 है, बी है हमारा 7 लाख, नेक्स्ट है सी है हमारा 2,70,000। तो डी हमारा लीस्ट ऑफ ए, बी एंड सी आएगा जो है 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 लिख दिए। ये तो मैक्सिमम अमाउंट हो गया, मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल फॉर बायबैक। बट हम लोगों को मेन मोटिव क्या था ये इक्वेशन बनाने का, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं। क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए 2,70,000 मतलब लीस्ट ऑफ ए, बी एंड सी डिवाइड विथ ऑफर प्राइस, हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। 2,70,000 उसको मुझे 180 से डिवाइड कर देना है। अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आएगा 1,500 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स बाय बाय कितना हो गया 1,500। ये हमारा इक्वेशन था, हम लोगों ने यूज किया था नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। फ्रेम करके रखा है मैंने कि गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर बायबैक अभी तो कैलकुलेट किया, 1,500 शेयर बायबैक करने हैं। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू देख लो 100 रुपीज ईच है। ठीक है, तो फेस वैल्यू के सामने मैं लिख दूंगी 100 रुपीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेचर। अगर हम लोगों को 180 रुपीज ऑफर प्राइस है, हम लोगों को उस पे बायबैक करना है, तो 100 रुपीज क्या था फेस वैल्यू थी। 80 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो है प्रीमियम, तो यहां पे मैं लिख दूंगी 80 और ब्रैकेट में लिख दूंगी प्रीमियम। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है। तो यहां पे अगर पार्टली पेड है तो मेंशन होता है, कुछ मेंशन नहीं है, देन हम लोग लिख देंगे कि शेयर्स जो बायबैक करने हैं वो है फुल्ली पेड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फ्रेश इश्यू की है, ये इन्फॉर्मेशन फ्रेश इश्यू की है। तो ये सब में हम लोगों को फ्रेश इश्यू नहीं करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, बैलेंस फॉर सीआरआर, तो मैं लिख दूंगी जर्नल रिजर्व। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा हुआ है जर्नल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो सेम हम लोगों को रिपीट करके यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में लिखना है। मैं लिख देती हूँ, ये मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख दिया जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस शीट से जो क्वेश्चन था हमारा। अभी हम लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उसके लिए मैंने फ्रेम करके रखा है ये। इसमें मुझे अगर जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है, मेकिंग शेयर फुल्ली पेड। अगर आपने स्टेप्स की वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देती हूँ आपके लिए। वो लेक्चर नंबर 2 था और 3rd में उसकी हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास की थी। ठीक है, इसमें क्या है, मेकिंग शेयर फुल्ली पेड, जो शेयर बायबैक करने हैं वो शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व नहीं होगा। अरेंज फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर, फ्रेश इश्यू किया है क्या, नहीं, फ्रेश इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर क्वेश्चन रिपीट करके देखे तो वहां पे सिर्फ ऑफर प्राइस गिवन थी और क्वेश्चन अराइज किया था कि हम लोगों को बायबैक कैसे करना है, नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, बैलेंस शीट बताओ, ये सब था। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। ये हमारा जर्नल एंट्री ये सब में पास होगा। बेसिकली ये जर्नल एंट्री सब में पास होता है। तो रिकॉर्ड किस पे करेंगे, यहाँ पे मेंशन है पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं। जो नेचर है ना, नेचर लिखने का मेन पर्पस यही रहता है कि रिकॉर्ड जर्नल एंट्री किस हिसाब से करनी है। तो मैंने क्या लिखा है, प्रीमियम पे। यस, हम लोगों को अगर प्रीमियम पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, रिकॉर्ड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट।
ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई। बात करते हैं अमाउंट्स की। कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं? 1500। फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज ईच। तो 1500 यहां पे लिखूंगी मैं, इनटू कर दूंगी 100 रुपीज ईच, जिसका आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, अभी फिर क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम। हम लोगों को प्रीमियम कितना है? 80 रुपीज। तो प्रीमियम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1500 मल्टीप्लाई विथ 80। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई विथ 80, जिसका आंसर आएगा 70,000। सॉरी, इसका आंसर आएगा 1,20,000। ठीक है, अभी यहां पे शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं? 1500 मल्टीप्लाई विथ 180, जिसका आंसर आएगा 2,70,000। वो कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके भी लिखोगे तो भी 2,70,000 ही आएगा। देन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2,70,000 ही आएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? रिकॉर्ड फॉर बायबैक एट अ प्रीमियम। तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग रिकॉर्ड फॉर बायबैक एट प्रीमियम। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा जर्नल एंट्री का। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट एंट्री होती है क्रिएट सीआरआर अकाउंट। तो सीआरआर की एक फॉर्मूला रहती है, जो फॉर्मूला कैसे रहती है देखो आप, सीआरआर इक्वल्स टू बायबैक शेयर माइनस फ्रेश इश्यू शेयर। ये हमारी फॉर्मूला है, सीआरआर इक्वल्स टू बायबैक शेयर माइनस फ्रेश इश्यू शेयर। तो बायबैक ऑफ शेयर जो हम लोगों को करने हैं 1,50,000, मैं यहां पे मेंशन कर दूंगी 1,50,000। क्या जो फ्रेश इश्यू है ये सब में था? नहीं था, तो फ्रेश इश्यू नहीं था तो वहां पे 0 लिख देंगे। तो क्रिएट कितना करना है? सीआरआर 1,50,000 का। ठीक है, तो क्रिएट करेंगे सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले हम लोगों को जर्नल रिजर्व देखना होता है। तो जर्नल रिजर्व में 2 लाख अवेलेबल है। सीआरआर के लिए मुझे क्या चाहिए? 1,50,000। देन वी कैन यूटिलाइज 1,50,000 फ्रॉम द जर्नल रिजर्व। यहां पे मैं लिख दूंगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वो एक सेपरेट टेम्पररी अकाउंट रहता है जो कंपनी को रिडम्पशन के लिए या बायबैक करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अभी ये है, हो गया सीआरआर अकाउंट क्रिएट। फिर लिखेंगे बीइंग सीआरआर अकाउंट क्रिएट। ठीक है, सीआरआर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्टेप दिखाऊं तो यहां पे लिखा हुआ है अरेंज प्रीमियम फॉर बायबैक ऑफ शेयर। इसमें मैंने आपको नोट भी सिखाया था, इफ द कंपनी बॉट बैक और द बायबैक शेयर्स एट अ प्रीमियम देन ओनली जर्नल एंट्री पास ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो ये अगर अरेंज करना है ना तो शेयर बायबैक एट प्रीमियम पे होना चाहिए। है प्रीमियम पे? ठीक है। तो अभी हम लोग प्रीमियम अरेंज करेंगे। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 1,20,000 यहां पे लिख दूंगी। ठीक है, प्रीमियम अरेंज करना है हमको, तो 1,20,000 चाहिए। 2 लाख में से अगर 1,50,000 यूज किया तो जनरल रिजर्व में अभी बैलेंस कितना बचेगा? रिमेनिंग 50,000। ठीक है, लिख देते हैं। अरेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां पे 50,000 जो बैलेंस था वो मैं यूज कर देती हूं। अगर मुझे 120 चाहिए था प्रीमियम के लिए, 50 अरेंज हो गए, तो रिमेनिंग कितने चाहिए? 70,000 जो अवेलेबल है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे मैं लिख दूंगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट से? 70,000 से मैं डेबिट कर दूंगी। और हमारे यहां पे अरेंज हो गए 1,20,000 रुपीज। क्रेडिट किसको करना है? यहां पे डेबिट किया था ना, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे उसको क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने प्रीमियम के लिए पैसे अरेंज किए। टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल।
ठीक है, फिर यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अरेंज्ड प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम अरेंज हो गया, यहां तक प्रीमियम अरेंज हुआ है। ये स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर 6 जो है एक्चुअल पेमेंट मेड। एक्चुअल पेमेंट मेड का जो जर्नल एंट्री रहता है, बेसिकली क्या रहता है, वो यहां पे जर्नल एंट्री नंबर 4 हो जाएगा। वो रहता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक को क्रेडिट इसीलिए करते हैं क्योंकि बैंक अमाउंट पे करती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कितने अमाउंट से किया था हम लोगों ने, 2,70,000 से। अभी उसी अमाउंट को मैं यहां पे डेबिट कर दूंगी, 2,70,000, 2,70,000। और नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ बायबैक, बीइंग अमाउंट ऑफ बायबैक पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, यहां तक हमारा क्या हो गया, जर्नल एंट्रीज पास हो गए। तो ये जो क्वेश्चन था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट हम लोगों को इक्वेशन बनाना था, सेकंड हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी थी, अभी हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर बायबैक। ठीक है, तो आफ्टर बायबैक अगर जो बैलेंस शीट बनानी है, बहुत सारे सम ऐसे आते हैं जिसमें हम लोगों को टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी होती है, बट कुछ सम ऐसे भी आ जाते हैं जिनको हम लोगों को वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी है। यहां पे मैंने शॉर्टकट किया है। शॉर्टकट क्या, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि क्या करना क्या है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट टैली भी आपकी इजीली हो जाएगी। तो ये आप देख लो मैंने क्या किया है। बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जितना भी लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है आपको लायबिलिटीज के कॉलम में। उसके नेक्स्ट सेंटेंस पे एग्जैक्ट हम लोगों को अमाउंट लिखना है। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। दैट मीन्स आपको आउटर कॉलम में कैलकुलेशन के बाद लिखना है, और यहाँ पे ये कॉलम में हम लोगों को पहले से ही मेंशन करके रखना है जो पुरानी बैलेंस शीट में अमाउंट था। ठीक है, अभी ये हमारा फ्रेम किया हुआ है, बट कैलकुलेशन के बाद बैलेंस शीट टैली होगा। बट कौन सा बैलेंस शीट बनाना है, आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर। तो इसमें जो चेंजेस आएंगे वो हमारा डिपेंड करेगा पूरा जर्नल एंट्रीज के ऊपर। ये जो हम लोगों ने अभी जर्नल एंट्रीज पास की, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमारा एड लेस क्या करना है। ठीक है, यहां पे मैं आपको हिंट दे देती हूं कि करना क्या है। देखो, अगर लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज को ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूं। लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस है अगर लायबिलिटीज का कोई भी आइटम लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी आइटम हम लोगों ने अगर क्रेडिट किया है, लायबिलिटीज का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट किया है तो वहां पे प्लस कर देना, क्योंकि उसको क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करने के लिए प्लस करना है। ठीक है, अगर मेरे किसी भी लायबिलिटीज के आइटम को मैंने डेबिट कर दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, बैलेंस डिक्रीज हो गया। क्रेडिट बैलेंस को हम लोगों ने डेबिट करके इफेक्ट दिया है तो बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, असेट्स को ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो डेबिट बैलेंस है ना असेट्स को, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। अगर डेबिट को डेबिट किया तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैलेंस इंक्रीज करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
ये अपने कॉमन सेंस या कॉमन चीजें हैं जो हम लोगों को समझने की है, वो 11th से हम लोग सीखते आते हैं। ठीक है, तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे वो मैं आपको ये बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे ही बताती हूँ। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया था 1,50,000 से। ठीक है, 1,50,000 से डेबिट किया था। यहां पे जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, वहां माइनस कर दूंगी मैं 1,50,000 से। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे लेस 0, कुछ नहीं किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं किया था कहीं पे भी, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर आ जाती है बात जर्नल रिजर्व की। जैसे मैंने आपको बताया था जर्नल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस है, और यहाँ पे जर्नल रिजर्व को मैंने क्या किया है, डेबिट कर दिया है। अगर क्रेडिट बैलेंस को मैंने डेबिट कर दिया है तो माइनस कर दूंगी, तो पहले माइनस करूं यहां पे 1,50,000, फिर से मैंने इसको डेबिट किया था जब मैं प्रीमियम अरेंज करने के लिए सोच रही थी। ठीक है, तो जब प्रीमियम अरेंज किया था तो 50,000 इसका भी यूज कर दिया था हम लोगों ने, तो बेसिकली जर्नल रिजर्व तो बैलेंस बचा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं प्रीमियम अरेंज कर रही थी तो 70,000 मैंने यूज किया था। मैं दिखा देती हूँ, देखो, जब प्रीमियम अरेंज कर रहे थे हम लोग तब 70,000 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था। तो क्रेडिट बैलेंस को अगर मैं डेबिट कर दूं तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे माइनस। ठीक है, डिबेंचर ना इश्यू हुए हैं ना रिडीम हुए हैं, लोन ना रीपे हुआ है ना फिर से लोन लिया है, तो -0 कर दिए। क्रेडिटर्स में भी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसका अमाउंट सेम लिख देंगे 8 लाख। ठीक है, उसके बाद लोन है वो है 8 लाख, फिर है क्रेडिटर्स, कुछ माइनस नहीं करना है, जिसका आंसर आएगा 10 लाख। ठीक है, अभी 2 लाख में से अगर मैं 70,000 माइनस करती हूं तो आंसर आएगा 1,30,000। ठीक है, जर्नल रिजर्व यहां पे आंसर कुछ नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को तो यूज भी नहीं किया हम लोगों ने, तो सेम आंसर लिख देंगे। प्रेफरेंस को सेम 2 लाख लिख देंगे। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर मैं इसमें से 1,50,000 माइनस करूंगी तो 4,50,000 अमाउंट आएगा। ठीक है, ये हमारा यहां तक बैलेंस शीट में जितना लिखा हुआ था वो हम लोगों ने एडजस्ट करके जर्नल एंट्रीज के हिसाब से कर दिया। एक्स्ट्रा एक चीज लिखनी होती है, वो है CRR अकाउंट, वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CRR अकाउंट, जो हम लोगों ने क्रिएट तो किया है बट यूज नहीं किया है। CRR अकाउंट हम लोगों ने 1,50,000 का क्रिएट किया था। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। तो ये बेसिकली वही चीज सेम रिपीट हुई है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, प्लस माइनस किया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं असेट साइड। असेट साइड अगर मैं देखूं 1,80,000 है फिक्स्ड असेट्स, तो हम लोगों को क्या करना है, डेबिट बैलेंस को अगर डेबिट किया है, फिक्स्ड असेट्स तो परचेस किए नहीं थे, ना ही सेल किए थे, तो लेस 0, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे 18 लाख। ठीक है, ये 18 लाख हो गया। फिर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल नहीं किया है तो सेम लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीस। ठीक है, फिर है बैंक बैलेंस। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो डेबिट बैलेंस को अगर क्रेडिट करते हैं तो माइनस करना होता है, राइट। डेबिट बैलेंस को अगर क्रेडिट कर दिया तो माइनस करना होता है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने क्या किया है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। कौन से अमाउंट से, 2,70,000 से। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा लेस कर दूंगी उसमें से, क्योंकि इसको मैंने क्रेडिट कर दिया है 2,70,000 से। ठीक है, जिसका आंसर आएगा 18,30,000। 18
30,000। ये हमारा आंसर आ गया। अगर बैलेंस शीट टैली करना स्टार्ट कर दें, बैलेंस शीट टैली करना स्टार्ट कर दें, तो इन सब की टोटल इन सब से मैच होनी चाहिए। जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद 38,30,000 आंसर आएगा। 38,30,000 आंसर आएगा। थैंक यू फॉर ट्यून। यहाँ पे ये हमारा सम खत्म हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो वाला सम सॉल्व करेंगे जहां पे ना ऑफर प्राइस गिवन है ना नंबर ऑफ शेयर गिवन है, तो उसकी इक्वेशन और उसके जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय। If you have any queries, you can mail us and you can also suggest on our email address which available on the description box. Thank you.